हेलो एवरीवन। हम लोग ने स्टार्ट किया था टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले हम लोग ने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी डिस्कशन कर ली थी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फिर हम लोग ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि भाई अगर मान लो हमारे पास कोई चार्ज है तो उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करता था। ओके, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो उस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा 1/4πε0 Q/r²। यस और नो, ये सारी कहानी हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस के। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट देखो सीधी बात है कि वो एक्चुअल में तो हमको दिख नहीं रही है, वो इमेजिनरी लाइन है। अब वो जो इमेजिनरी लाइन है, उस इमेजिनरी लाइन के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ओके, प्रॉपर्टीज लाइक वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, प्रॉपर्टीज लाइक वो कभी कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होती। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मतलब मान लो कि कहीं पे दो जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के बावजूद उसका जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट एरिया। तो हम वो डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर हम गॉस लॉ डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बुक और पेन लेके बैठ जाओ अच्छे से, टॉपिक स्टार्ट टू एंड देखो। कुछ डाउट है तो कमेंट करो, और अगर कुछ डिस्कस करना है तो यू कैन डीएम मी हियर। ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। तो सबसे पहले कहानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस? तो इट इज अ कर्व। भाई ये कर्व है और इस कर्व को इस तरह ड्रॉ किया जाता है। मान लो कि इट इज अ कर्व एंड ड्रॉ दिस कर्व इन सच वे दैट कि अगर तुम किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओगे, लेट्स से यहां पे अगर मैंने एक टेंजेंट बनाया, सो दिस टेंजेंट रिप्रेजेंट, अगर ये ए पॉइंट है तो ये ए की इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा विथ डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो मेरे को यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, लेट्स से यहां पे बी पॉइंट है, क्या है, बी पॉइंट है, तो यहां पे मैं क्या ड्रॉ करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहां पे मेरे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा वो ईबी मिलेगा। ओके, तो लाइन ऑफ फोर्सेस इज नथिंग बट भाई इट इज अ लाइन। ये एक इमेजिनरी लाइन है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, लाइन बोल लो या कर्व बोल लो, ड्रॉन इन सच ए वे दैट द टेंजेंट एट एनी गिवन पॉइंट, किसी भी गिवन पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ऑन दिस कर्व दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ओके, जैसे मान लो कि अगर यहां पे ऐसा है तो यहां पे अगर मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना है तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसी होगा, ये दिस इज द कहानी। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, सिंपल, क्योंकि हमको दिख रहा है। बट अगर मान लो कर्व है तो कर्व पे हर एक जगह डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो अगर मेरे को यहां पे डायरेक्शन निकालना है मतलब यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट बनाना है। यहां पे डायरेक्शन निकालना है मतलब क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट बनाना है। यहां पे डायरेक्शन निकालना है मतलब क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट बनाना है। तो यहां का जो टेंजेंट होगा वो यहां का डायरेक्शन देगा। मान लो ये 1 पॉइंट है तो ये E1 हो गया। यहां का जो टेंजेंट होगा वो यहां का डायरेक्शन देगा, दैट इज E2। यहां का जो पॉइंट हो गया वो यहां का डायरेक्शन देगा, दैट इज E3। ओके, क्लियर, बात समझ में आ रहा है? मतलब भाई ये एक तरह से इमेजिनरी कर्व है जहां पे हम इसको यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वहां पे ज्यादा है, कम है, किस डायरेक्शन में है, उसको विजुअलाइज करने के लिए ये चीज हम लोग यूज करते हैं। ओके, उसको विजुअलाइज करने के लिए ये चीज यूज करते हैं। अब व्हाट इज अ प्रॉपर्टी? ओके, व्हाट इज अ प्रॉपर्टी, भाई क्या इसकी प्रॉपर्टी है? तो तुमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह इसकी प्रॉपर्टी है कि भाई अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ओके, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, ओके, एक सिंगल चार्ज है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी ना वो ओरिजिनेट होती हैं और कहां तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती है। कहां तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है दैट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ओके,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये तुम्हारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो तुम बोल सकते हो कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है। ओके, मान लो कि कोई नेगेटिव चार्ज है, लेट्स से कोई नेगेटिव चार्ज है, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, कहीं से पॉजिटिव चार्ज आ रही होगी, कहीं से इंफिनिटी से आ रही होगी और यहां पे टर्मिनेट होगी। मतलब नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो टर्मिनेट होती हैं। क्या होती हैं? टर्मिनेट होती हैं। तो ऐसे ये टर्मिनेट हो रही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है और कहां तक जा रही है? इंफिनिटी से जा रही है। और नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे वो इंफिनिटी से आ रही होंगी और इंफिनिटी से आके वो टर्मिनेट हो रहे होंगे उस चार्ज पे टर्मिनेट हो रही होंगी। सेम लाइक योर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा नॉर्थ से बाहर जाता है और साउथ से अंदर आता है। यस और नो? क्लियर? हाँ या ना? अब मान लो अगर डाइपोल है, डाइपोल मतलब सिंगल चार्ज नहीं है, मतलब मान लो प्लस और माइनस दोनों साथ में है। अगर कोई डाइपोल है, डाइपोल क्या होता है हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो डाइपोल है तो मान लो अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनते हैं। मतलब पॉजिटिव से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, तुम देख सकते हो पॉजिटिव से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं और नेगेटिव पे वो टर्मिनेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहे हैं। सर पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहे हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहे हैं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहे हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रहे हैं। ऐसे मतलब यहां से बाहर जा रहे हैं, पॉजिटिव से बाहर जा रहे हैं और बाहर ऐसा घूम के पूरा यहां पे आ रहे हैं। ओके, समझा? यस और नो? और नेगेटिव पे वो टर्मिनेट हो रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसे सीधे भी जा रहे हैं। ये डाइपोल की कहानी है। अगर डाइपोल है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे, अगर डाइपोल है तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेंगे। अगर सिंगल चार्ज है तो अगर पॉजिटिव सिंगल चार्ज है तो वो ओरिजिनेट होगा और ओरिजिनेट होके कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इंफिनिटी से आएगा और कहां पे टर्मिनेट होगा? नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा। ओके, तो पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं भाई, पहला पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं? पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम positive charge and terminate to the negative charge. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज। ओके, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज पे ओरिजिनेट हो रहे हैं और नेगेटिव चार्ज पे वो टर्मिनेट हो रहे हैं। बोलो यस और नो? हाँ या ना? ओके, अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ओके, मतलब हम यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ओके, क्यों नहीं करेंगे भाई? देयर इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी है। अगर मान लो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लेट्स से ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इस पॉइंट पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देयर हैज टू बी टू टेंजेंट। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब अगर मान लो कि मैं इसको हटा देता हूं कि भाई एक लाइन गायब हो गई, तो एक ही पॉइंट के पास दो डायरेक्शन है। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एक ही डायरेक्शन हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड हो सकती है, या फिर साउथ की तरफ डायरेक्टेड हो सकती है, या फिर ईस्ट की तरफ डायरेक्टेड हो सकती है, या फिर वेस्ट की तरफ डायरेक्टेड हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीपल डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको दो डायरेक्शन है, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब उनका इंटरसेक्शन भी उनका पॉसिबल नहीं है। तो इंटरसेक्शन कभी नहीं होगा, कभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, याद रखना। ओके, क्लियर? यस और नो? एक एक पॉइंट में डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं, याद रखना। और ये पूछा जाता है भाई, पूछ लेते हैं व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस। तो दे never intersect each other. They never intersect each other. Okay, if they do so, there will be two direction at a particular point.
विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, बोलो सही है, यस और नो, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर, मतलब वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली, ये मान के चलो, कभी भी नहीं। यही सेम चीज होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यही सेम चीज होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। ओके, अब यहां पे अगर तुम देखोगे तो एक और कहानी हम यहीं से हम बता सकते हैं कि भाई ये कभी भी कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाएगी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कंटिन्यूअस लूप नहीं बना रही है, बिकॉज ये एक जगह से ओरिजिनेट हो रही है और एक जगह टर्मिनेट हो रही है। तो एक जगह से ओरिजिनेट हो रही है, दूसरी जगह टर्मिनेट हो रही है। सो दिस इज नॉट कंटिन्यूअस लूप, ये कोई कंटिन्यूअस लूप नहीं है। ये यहां से ओरिजिनेट हो रही है और यहां पे आके वो टर्मिनेट हो रही है, यहां से ओरिजिनेट हो रही है और यहां पे आके वो टर्मिनेट हो रही है। तो ये कोई कंटिन्यूअस लूप नहीं है। ओके भाई, अगर कंटिन्यूअस लूप होता तो मैं ऐसा बोलता कि यहां से ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, बट तुम देखो यहां से ऐसा, फिर यहां से ऐसा, तो दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस लूप। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाएगी। तो यहां से एक और पॉइंट हम कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, दे नेवर फॉर्म लूप। ओके, दे नेवर फॉर्म लूप, वो कभी लूप नहीं बनाने वाला, ये याद रखना। ओके, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी लूप नहीं बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगे और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगे। बोलो क्लियर है, यस और नो? ये तीन कहानी समझ में आई, हाँ या ना? यस, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट कहानी है, जैसे मैंने बताया तुमको कि भाई दे नेवर पास थ्रू कंडक्टर, वो कंडक्टर में से पास नहीं हो पाएंगे, बट दे कैन पास, बट दे कैन पास थ्रू इंसुलेटर। ओके, मतलब अगर हम बोले तो हम बोल सकते हैं कि दैट इज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। और इसका ही कहानी हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं उसको हम लोग। तुमने एक बहुत फेमस क्वेश्चन सुना होगा कि भाई अगर मान लो कहीं पे भी थंडरिंग हो रहा है या फिर कहीं पे भी लाइटनिंग हो रहा है, तो विच इज द सेफर कंडीशन? ओके, कार के बाहर या कार के अंदर, तो कौन सा सेफर कंडीशन है? आंसर करो। हम लोग लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे, बट मैं चाहता हूं कि तुम अभी आंसर करो। क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is normal to the surface of conductor, to the surface of conductor। मतलब अगर कोई कंडक्टर है तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो उस सरफेस को नॉर्मल होंगी। जैसे मान लो कि अगर ये कंडक्टर है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ऐसा, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको नॉर्मल होंगे, मतलब परपेंडिकुलर। ऐसा 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 कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उस सरफेस को नॉर्मल होगा, किसी एंगल में नहीं होगा, याद रखना। ओके, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये चीज ध्यान में रखना थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, वो हमेशा नॉर्मल रहेगा सरफेस ऑफ कंडक्टर को। यस और नो, हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट तुम लोग बोल सकते हो कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ पता चलता है उसके क्राउडनेस से। भाई कितना क्राउड है? अगर बहुत ज्यादा क्राउड है, इफ द फील्ड लाइन इज मोर crowded then intensity is stronger। if the field line is separated then intensity is लेस और स्मॉलर, तुम लोग लिख सकते हो जो लिखना है। क्लियर, मतलब जहां पे फील्ड लाइन बहुत ज्यादा है, जहां पे फील्ड लाइन बहुत ज्यादा है। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि यहां पे फील्ड लाइन बहुत ज्यादा है, देखो क्राउडेड है, तो यहां पे जो फील्ड होगा वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू यहां पे।
क्योंकि यहां पे फील्ड लाइन देखो थोड़ी दूर दूर है, दिख रहा है। तो यहां पे जो फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर फील्ड होगा, यहां पे जो फील्ड होगा वो वीकर फील्ड होगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जहां पे नंबर ऑफ लाइन तुम्हारे ज्यादा क्राउडेड हैं, नंबर ऑफ लाइन ज्यादा जहां पे कंजस्टेड हैं, वहां पे फील्ड लाइन तुम्हारा क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा फील्ड स्ट्रांग है, और जहां पे ज्यादा स्पेस है फील्ड लाइन के बीच में, वहां पे हम बोल सकते हैं कि भाई जो फील्ड लाइन है वो बहुत ज्यादा लाइक वीक है एज कंपेयर टू दिस। यस और नो? क्लियर? हाँ या ना? वहीं पे अगर यही फील्ड लाइन को मैं पास कर रहा हूं थ्रू कंडक्टर, मान लो कि दिस इज अ कंडक्टर, तो यही फील्ड लाइन पास नहीं होंगे, ये कुछ ऐसे पास होंगे, देखो यहां से यहां, यहां से यहां, क्योंकि इसके अंदर फील्ड लाइन नहीं जाएंगे, इसके अंदर फील्ड लाइन नहीं होते। ओके, इसके अंदर फील्ड लाइन पास नहीं होंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तुमको जीरो मिलेगी कंडक्टर के अंदर। बट भाई अगर इंसुलेटर है तो वो उसको पेनिट्रेट कर देंगे, वो उसके अंदर से पास हो जाएंगे। क्लियर? यस और नो? फिर हम लोग ने ये भी डिस्कस किया था कि भाई अगर तुम्हारा पॉइंट चार्ज है तो वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ओके, और अगर तुम्हारा पार्लर चार्ज प्लेट है, ओके, पार्लर प्लेट चार्ज है, तो वो हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ये हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, ओके? क्लियर? हाँ या ना? आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ओके, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइंड होता है कि भाई कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहे हैं। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल देता हूं, लेट्स से कि यहां पे एक एरिया है, ओके, और यहां पे एक एरिया है। अब अगर हम ध्यान दें तो दोनों एरिया ऑलमोस्ट सेम है, ओके, ऑलमोस्ट थोड़े से सेम है, थोड़ा सा बड़ा बन जा रहा है, ऑलमोस्ट सेम है। अब ध्यान दो, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं वो ऐसे पास हो रहे हैं, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं वो ऐसे पास हो रहे हैं। तो दोनों जगह अगर हम देखें एरिया सेम है, बट जो फील्ड लाइन है वो अलग अलग है। तो यहां पे फ्लक्स की कहानी अलग हो जाएगी, यहां पे कुछ क्वांटिटी अलग हो जाएगी, और जो क्वांटिटी अलग हो रही है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि हमारे पास फील्ड लाइन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइन है, ऐसे भाई सेम हमारे पास फील्ड लाइन है, लेट्स से ये, ओके, ऐसे दो फील्ड लाइन है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों के दोनों यूनिफॉर्म फील्ड लाइन है, दोनों के दोनों यूनिफॉर्म फील्ड लाइन है। बट अगर मान लो कि मैंने इसके अंदर से कुछ एरिया पास कराए, यहां पे कुछ ऐसा एरिया पास कराया, यहां पे कुछ ऐसा एरिया पास कराया, तो तुम देख लो दोनों के थ्रू कुछ तो क्वांटिटी है वो अलग होगी। क्यों? क्योंकि ये एरिया में से जो नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है वो कम पास हो रही है, और ये एरिया में से जो नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है वो ज्यादा पास हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं यहां पे कुछ क्वांटिटी तो बदलेगी, एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइंड होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर यूनिट एरिया से पास हो रहे हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर? यस और नो? उसको अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन देना जाए तो एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या दे सकते हैं भाई? एग्जैक्ट डेफिनेशन दे सकते हैं हम उसको, हम बोल सकते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, ये एरिया वेक्टर है, याद रखना। एरिया वेक्टर क्या होता है? मान लो कि तुम्हारे पास यहां पे एक एरिया है, दिस इज एरिया ए, तो इसका जो वेक्टर होता है वो इसको परपेंडिकुलर होता है ऐसा, तो ये होता है तुम्हारा एरिया वेक्टर, दिस इज द एरिया वेक्टर। ओके, एरिया वेक्टर इज नथिंग बट भाई किसी भी एरिया को, किसी भी सरफेस को अगर तुम परपेंडिकुलर बना रहे हो, ओके, उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट होता है हमेशा परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। तो किसी भी एरिया को तुम उसको परपेंडिकुलर बना रहे हो तो दैट रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर, दैट रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर, वो एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? यस और नो? सो इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लो अगर मैंने एक छोटा सा एरिया कंसिडर किया हुआ, लेट्स से ये एरिया को नाम देते हैं ds। ओके, ds इज नथिंग बट अ स्मॉल एरिया, ओके,
और मान लो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, दिस इज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये स्मॉल एरिया है, ओके, ये स्मॉल एरिया डी ए लिखो, डीएस लिखो, बुक में डीएस यूज होता है तो वी विल यूज डीएस, ओके। तो जो फ्लक्स होता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय, okay, that is integration of E dot ds, it is a dot product, okay। और सिंस यहां से छोटा एरिया लिया है तो हम छोटा फ्लक्स कंसीडर करेंगे, उसको डी फाई कंसीडर कर लेते हैं, क्या कंसीडर कर लेते हैं, डी फाई कंसीडर कर लेते हैं, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं ना उसको, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो टोटल फाई होगा, क्लियर। अगर इंटीग्रेट नहीं कर रहे होता तो उसको डी फाई कंसीडर कर लेते हैं, हाँ या ना, क्लियर, हाँ या ना, समझ में आया। तो इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, और जाहिर सी बात है अगर मुझे डॉट हटाना है तो डॉट हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, ओके। वी नो दैट कि भाई जो तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कॉस एंगल बिटवीन देम, कोसाइन एंगल बिटवीन देम, यस और नो। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, या फिर अगर डॉट प्रोडक्ट में लिखना है तो तुम लिख सकते हो ई डॉट ds, हाँ या ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं सेम तरीके से, ओके। दैट इज, अभी बहुत जगह तुमको फाई और ई लिखा होता है, फाई और ई क्यों लिखा होता है, क्योंकि हमारे पास एक और क्वांटिटी है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके। और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बस फर्क यह है कि वहां पे हम बी लिख देते हैं, तो हमको समझ में आ जाता है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी है या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी है। फिलहाल हम लोग चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो हमको पता है कि जहां पे भी फ्लक्स आएगा मतलब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फ्लक्स होगा। मान लो कि जब हम मैग्नेटिक पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि भाई वहां पे जो भी फ्लक्स आने वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड वाला फ्लक्स आने वाला है, ओके, क्लियर, यस और नो। समझ में आया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का और उस एरिया वेक्टर का, ओके। मतलब कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट एरिया, ओके, पासिंग थ्रू दैट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड एज फ्लक्स। अगर इसके यूनिट की बात करें तो व्हाट विल बी द यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो उसके पास 2 एसआई यूनिट आएगा, ओके। कौन सा 2 एसआई यूनिट आएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास 2 यूनिट है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, तो या फिर ये लिख सकते हो यस और नो, या फिर तुम लिख सकते हो कि भाई हमारे पास एक और यूनिट है दैट इज वोल्ट पर मीटर, तो इसको लिख सकते हो वोल्ट पर मीटर, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर कैंसल, दैट इज वोल्ट मीटर, तो इसका एक यूनिट है वोल्ट मीटर, क्लियर, यस और नो, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। तो जनरली जो यूनिट यूज होता है वो ये यूज होता है, वोल्ट मीटर ज्यादा यूज होता है फ्लक्स को रिप्रेजेंट कराने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वोल्ट मीटर ज्यादा यूज होता है, ध्यान देना, ओके। ये रदर देन दिस न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ये थोड़ा कम यूज होता है, वोल्ट मीटर ज्यादा यूज होता है। बट ऐसा नहीं है कि अगर कहीं पे ये यूनिट लिखा तो ब्लैंक हो जाना, ये क्या दिया हुआ है सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये पढ़ा है हमने, ओके। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ फ्लक्स, बट हम लोग ज्यादा यूज करते हैं दैट इज वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर, नॉट पर मीटर, वोल्ट मीटर यूज करते हैं, क्लियर, समझ में आया, यस और नो, हाँ या ना, ओके। दिस इज द फ्लक्स थ्रू एनी एरिया, ओके, स्मॉल एरिया, दैट इज ds। अब इसी कहानी को थोड़ा सा इजी किया गॉस ने, ओके, गॉस लॉ। गॉस ने क्या बोला भाई, गॉस ने इसी चीज को थोड़ा सा इजी कर दिया, गॉस ने इसी चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दिया कि मान लो कि भाई तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली गिवन है तब तो ठीक है, हाँ ना। मान लो एक चार्ज है, एक चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लेट्स से, तो अगर कोई दूसरा चार्ज है Q2 तो उसकी वजह से यहां पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेट्स से E2। कोई तीसरा चार्ज है E3 तो यहां पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E3, ओके। तो भाई ये जो फॉर्मूला है, ये जो डेफिनेशन है, ये तब तक अच्छा है जब तक तुम्हारे पास सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज के लिए बहुत अच्छा काम करता है ये। अब ऐसा नहीं है कि डबल चार्ज या ट्रिपल चार्ज या 4 चार्ज 5 चार्ज आ जाएंगे तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, ना ना, ये तब भी सही रहेगा।
बट थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बस यही है कि वहां पे जो कैलकुलेशन है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए गॉस ने अपनी खुद की एक कहानी दी और बहुत आसान कहानी दी, बहुत बेहतरीन कहानी दी, एकदम एक वर्ड में कहानी तुमको समझ में आ जाएगी, एक वर्ड में कहानी समझ में आ जाएगी। देखो क्या है कहानी, ध्यान से समझो। गॉस ने क्या बोला, गॉस ने बोला कि मान लो तुम्हारे पास कोई एनक्लोज्ड सरफेस है, एनक्लोज्ड सरफेस। अब शेप ऑफ दैट सरफेस डजंट मैटर, ओके, क्यों, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स ऐसे बना देता हूं मैं। और मान लो इसके अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, क्यों 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 क्यों, माइनस क्यों, प्लस क्यों, Q1 Q2 Q3 Q10 Q20 -20, बहुत सारे चार्ज हैं, ओके। तो इस सरफेस पे कहीं पे भी अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो गॉस उसको बहुत आसानी से बताते हैं। उन्होंने बताया कि भाई जो फ्लक्स होगा, ओके, जो फ्लक्स होगा इस पूरे सरफेस की वजह से वो बराबर होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल कहानी, खत्म, खत्म, कुछ और नहीं, बस फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर दिस Q इज total charge enclosed in the surface, और एप्सिलॉन तुमको पता है दैट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर, यस और नो? तो तुमको दोनों चीज पता है, तुमको Q भी पता है, तुमको एप्सिलॉन नॉट भी पता है, तुम डायरेक्टली उसका फ्लक्स निकाल सकते हो। अगर तुम फ्लक्स निकाल सकते हो तो तुम्हारे पास फ्लक्स का एक और डेफिनेशन पता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, तो तुम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो। मतलब यहां पे जो तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा होगा ये पूरे चार्ज की वजह से मिल रहा होगा, यस और नो? तो बहुत आसान हो गया। तो उन्होंने कहानी बहुत ईजी कर दी, बहुत ईजी कर दी कि भाई जो भी तुम्हारा फ्लक्स है वो फ्लक्स बराबर होगा किसके, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और Q क्या है वो ध्यान दो, दैट इज इंपॉर्टेंट। द Q इज नथिंग बट टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस। अब मान लो कि अगर कोई ऐसा Q आ गया जो सरफेस के बाहर है, तो वो चार्ज की कहानी तुमको कंसीडर नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो इस एनक्लोज्ड सरफेस के बाहर है, वो इस एनक्लोज्ड सरफेस के बाहर है। तो तुमको इसको कंसीडर नहीं करना, याद रखो, इसको कंसीडर तुमको नहीं करना है। क्लियर, समझ में आ गया व्हाट इज गॉस लॉ? भाई गॉस की कहानी क्या है, ओके। तो हम लोग बोल सकते हैं इट स्टेट दैट, ये स्टेटमेंट अपने से ही बना रहे हैं, इट स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स of any enclosed surface contain charge. It states that the total flux of any enclosed surface contain charge is equal to the ratio of sum of all the charges, sum of all the charges enclosed in the surface to the permittivity of free space। बोलो सही है? यही जो चीज यहां पे लिखी है ना, कुछ अलग नहीं है। ये जो चीज यहां पे लिखी है वही चीज को वहां पे स्टेटमेंट में लिखा गया, और कुछ नहीं। ओके, जो यहां पे लिखा है वही सेम चीज यहां पे स्टेटमेंट में लिखा गया। ऐसा नहीं कि भाई ये स्टेटमेंट में कुछ अलग चीज लिखा है और यहां पे अलग चीज लिखा है। मतलब ये पूरे स्टेटमेंट का जो मतलब है वो यहां पे छोटे में लिखा हुआ है कि भाई अगर किसी सरफेस के थ्रू, किसी एनक्लोज सरफेस के थ्रू अगर मेरे को फ्लक्स निकालना है, मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस डिवाइड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। ओके, हाँ या ना? अब इस चीज को अपने को वेरीफाई भी करना है, प्रूफ भी करना है। इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे? तो लेट्स से प्रूफ करते हैं इसको। सो प्रूफ ऑफ दैट गॉस लॉ।
तो मान लो कि कोई भी एक रैंडम शेप का हमारे पास बॉडी है, इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है, हम फिलहाल के लिए एक चार्ज लेते हैं, चार्ज Q, और मान लो यहाँ पे एक सरफेस बना लेते हैं, लेट्स से कि एक सरफेस बन गया। ओके, अब इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है लेट्स से वो ऐसा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और ये जो एरिया वेक्टर होगा ये कुछ ऐसा होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल होगा लेट्स से वो थीटा है, लेट्स से वो थीटा है। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन होगा, और जो ये जो सरफेस हमने कंसीडर किया हुआ, एक छोटा सा एरिया हमने कंसीडर किया हुआ, इसका एरिया वेक्टर ऐसा कुछ है। ओके, उसको हम ds ले लेते हैं, क्योंकि हमारे बुक में वो ds लिखा हुआ, तो हम ds ले लेंगे छोटा सा। तुम dA भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहां पे डिफाइन कर दो कि भाई dA इज द सरफेस एरिया, उससे कोई ये नहीं बदलेगा। क्लियर, यस और नो? उसका डेफिनेशन नहीं बदलेगा। अब ध्यान दो, क्या मैं बोल सकता हूं कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मुझे पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, दैट इज E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r²। ये तो मेरे को पता है, वेयर r इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस। ओके, वेयर r इज नथिंग बट दिस डिस्टेंस, ये तो मेरे को पता है, हमने पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 3 जाके देखो, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग ने बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे समझाया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, तो ये तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब मुझे ये भी पता है कि भाई फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है। सो फ्लक्स इज गिवन बाय फ्लक्स मतलब कौन सा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, याद रखना। ओके, यहां पे अगर मैं फ्लक्स बोल रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बोल रहा हूं, मैं यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो गिवन बाय है। कैसे गिवन बाय है? तो दैट इज phi इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, और यहां पे डॉट हटा दे तो मेरे को पता है एंगल थीटा है दोनों के बीच में, सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा। बोलो सही है हाँ या ना? वेयर ds इज नथिंग बट एरिया वेक्टर, वेयर ds नथिंग बट एरिया वेक्टर। ओके, जो ds है वो क्या है? वो एरिया वेक्टर है। क्लियर, यस और नो? हाँ या ना? यस। क्या मेरे पास E का वैल्यू पड़ा हुआ है? देखो यहां पे E का वैल्यू है, यहां पे चिपका दो। तो अगर मैं E का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा? देयरफॉर, चलो प्रूफ करो, सब लोग मेरे साथ प्रूफ करेंगे। ओके, प्रूफ करो एक साथ, पॉज करो वीडियो को, खुद से प्रूफ करो। तो देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E। व्हाट इज E? E का वैल्यू यहां पे है हमारे पास, सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज 1/4πε0 Q/r²। हाँ या ना? और साथ में क्या है हमारे पास? ds cos थीटा। ओके, अब इसमें से देखो क्या क्या कांस्टेंट चीज है, बाहर ले लो। Q कांस्टेंट है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। तो Q डिवाइड बाय 1/4πε0 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर बचा ds cos थीटा डिवाइड बाय r²। ओके, अब जरा ध्यान दो कि भाई ये कहानी क्या है, व्हाट इज दिस। इसको हम लोग ने लेक्चर नंबर, जब तुमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा यूनिट एंड मेजरमेंट, तो वहां पे हमने डिफाइन किया था सॉलिड एंगल। ओके, हम लोग ने डिफाइन किया था सॉलिड एंगल। एंड व्हाट इज दैट सॉलिड एंगल? भाई सॉलिड एंगल इज नथिंग बट डी ओमेगा। वहां पे हमने ओमेगा ऐसे बनाया था, दैट इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइड बाय r²। यस और नो? वहां पे हमने डिफाइन किया था सॉलिड एंगल, दैट इज एरिया डिवाइड बाय r²। तो अगर यहां पे भी हम ध्यान देंगे तो वही चीज है भाई, ds इज नथिंग बट एरिया। भाई ds इज नथिंग बट एरिया, बस यहां पे हमने एरिया का कॉस कंपोनेंट लिया है। ओके, हमने एरिया का कॉस, हमने उसको रिजॉल्व किया है, तो हमने सिर्फ एरिया का कॉस कंपोनेंट लिया है। क्या लिया? एरिया का कॉस कंपोनेंट लिया, बराबर? यस और नो? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो पूरा का पूरा कहानी है, ये पूरा का पूरा कहानी सॉलिड एंगल डिफाइन कर रहा है। तो हियर ds cos थीटा बराबर है डी ओमेगा के, वेयर डी ओमेगा इज नथिंग बट सॉलिड एंगल। ये हमने पढ़ा हुआ चैप्टर नंबर 1 में। अगर तुमको चाहिए तो चैप्टर नंबर 1 अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लो। मैंने बताया फिजिक्स अगर तुमको समझना है तो पहले 4 चैप्टर तुमको रटे हुए होने चाहिए। ओके, पूरे कंसेप्ट रटे हुए होने चाहिए। पहला यूनिट एंड मेजरमेंट, स्केलर एंड वेक्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, इतनी कहानी तुमको पता होनी चाहिए। दैट इज द बेस ऑफ दैट फिजिक्स। ओके, क्लियर, यस और नो? तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, बस यहां पे हमने ओमेगा को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ओके, दिस इज नॉट W, दिस इज ओमेगा। ओमेगा को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय 4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ, इसके जगह लिख देंगे डी ओमेगा। क्या लिख देंगे? डी ओमेगा।
अब जरा याद करो डी ओमेगा का वैल्यू फॉर कंप्लीटली क्लोज्ड सरफेस, उसके लिए वैल्यू हमने प्रूफ किया था चैप्टर नंबर 1 में, दैट इज इक्वल टू 4 पाई। ओके, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि सॉलिड एंगल फॉर क्लोज्ड, कंप्लीटली क्लोज्ड सरफेस is 4 pi. Okay, solid angle for completely closed surface is 4 pi. मतलब इसको हम बोल सकते हैं it is equals to 4 pi, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा बराबर हो जाएगा किसके, 4 pi के। तो यहां पे अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 pi, तो फ्लक्स क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा दैट इज q डिवाइड बाय 4 pi एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 pi। और जाहिर सी बात है 4 pi कैंसल, क्या बच रहा है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज द गॉस लॉ। ये तो हमने एक चार्ज लिया है, ऐसे मान लो हमने कोई और चार्ज लिया, q1 चार्ज, q2 चार्ज, q3 चार्ज। ओके, अगर हमने देखो बहुत सारे चार्ज लिए, फॉर q1 हम इसको लिख सकते हैं phi1 इज इक्वल्स टू q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, फॉर q2 हम इसको लिख सकते हैं q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फॉर टोटल हम बोल सकते हैं q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, वेयर q इज द टोटल चार्ज। That is important, where q is the total charge. Okay, total charge कौन सा, total charge enclosed in a surface. Okay, enclosed in a surface, ये चीज की कहानी तुमको पता होना चाहिए। Okay, total charge enclosed in a surface, ये जो टोटल चार्ज है वो इसके अंदर, अगर मान लो कोई बाहर आ गया चार्ज तो वो हमको कंसीडर नहीं करना। ओके, उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका कारण है, मान लो कि अगर कोई चार्ज बाहर आ गया तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यहां पे अगर तुम देखोगे तो यहां पे एरिया वेक्टर ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यहां पे एरिया वेक्टर ऐसा है बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, मतलब दोनों अपोजिट हैं, तो यहां पे तुम्हारा जो कॉस है वो 0 है, तो कॉस 0 1 होता है, बट यहां पे तुम्हारा जो एंगल है वो अपोजिट है, मतलब 180 है, और कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 होता है -1। तो -1 और 1 को जब तुम ऐड करोगे ना, तुम्हारा आंसर 0 निकलेगा, तो उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं बनता, याद रखना, इसकी वजह से कोई भी फ्लक्स नहीं बनता। हाँ, बट इसकी वजह से फील्ड बनेगा, जो चार्ज बाहर है ना उसकी वजह से फील्ड जरूर रहेगा, बट फ्लक्स कोई नहीं बनता। फ्लक्स खाली उनको ही कंसीडर करना है जो उस एनक्लोज सरफेस के अंदर है। क्लियर, समझा, यस और नो, समझ में आया कहानी, सारे जो भी कहानी हम लोग ने डिस्कस किया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उनके प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हम लोग ने, सारे के सारे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस किया, गॉस लॉ डिस्कस किया। क्लियर, ओके, सो टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट द डाइपोल। सो अगर भाई लेक्चर पसंद आया, फर्स्ट टाइम आया लेक्चर पे, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों को, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, और अगर कुछ डिस्कस करना है, कुछ डाउट है रिगार्डिंग योर स्टडीज, तो यू कैन डीएम मी हियर। ओके, यहाँ पे तुम मैसेज कर सकते हो। चलो, सो बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।